स्वागत है साथियों आप सभी का। ये पार्लियामेंट का हमारा 2 है घटना चक्र, लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं हम लोग और चैप्टर वाइज थ्योरी को पहले कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर एमसीक्यू देखना है आपको तो प्लीज जरूर चेक करना। और आपको यहाँ आई टैब में मिल जाएगा, ऊपर में कॉर्नर में यहाँ पे, और शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ये बहुत ही ये जो लेक्चर है हमारा, ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा है। सो आई होप इसका 100% आप बेनिफिट लोगे। मुझे पता है ये न्यू चैनल है तो बहुत सारे लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं और ये आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को कहा जाता है राज्यसभा। जो अपर हाउस है ना उसको हम राज्यसभा कहते हैं, और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और एक और चीज मैं आपको बहुत ही कम समय में कवर करवाने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब में आपको इतने कम समय में इतने थ्योरी को कंप्लीट कोई नहीं करवाएगा, वो भी लाइन टू लाइन। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोग राज्यसभा का है वो 250 है, सबको पता है ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 कहता है हमारा कि राज्यसभा जो है उसमें 238 मेंबर्स हैं फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारे पास जो 12 हैं इलेक्टेड डायरेक्टली, और हमारे पास यूनियन टेरिटरी 12 अदर मेंबर्स होते हैं। मतलब कि बेसिकली जो यहाँ पे देखो 238 मेंबर्स जो हैं ये हमारे पास स्टेट से आते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। और जो 12 अदर मेंबर है वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन कौन से फील्ड में? जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है। जो 12 मेंबर होते हैं ना हमारे, उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है किसी भी फील्ड का, जैसे प्रैक्टिकल साइंस के फील्ड में, प्रैक्टिकल साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, सोशल सर्विसेज के फील्ड में, अगर कोई भी अच्छा फील्ड में अगर उन्होंने किया है तो उनको 12 मेंबर को इस तरीके से नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट का जरूरत होता है इसलिए। तो बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट जो है वो सेल बी इलेक्टेड होते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना हमारा स्टेट का, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट जो होता है वो शेल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल। उनके बीच में क्या होता है? उनके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है, जो कि होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इतना समझ लो आप कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ये मेथड है इनको इलेक्ट करने का, जो स्टेट असेंबली में मेंबर्स हैं उनको राज्यसभा लाने का। बस इतना सिंपल समझो, बहुत ही देसी लैंग्वेज में आपको बताया है, इतना ही जानना है। कई बार क्या होता है हम लोग ने ज्यादा जानने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन उतना पता है आपको, आपको यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर है। बस मैं आपको बता दूं, इतना आपको एकदम साइंटिस्ट नहीं बनना है या फिर पॉलिटिशियन या पॉलिटिक, जैसे इंडियन पॉलिटिक पढ़ रहे हैं हम, इसको मैं आपको पीएचडी नहीं करना। मैं आपको कई बार बोला हूँ एमसीक्यू आपको बन जाना चाहिए, उतना ही जानना है आपको, ठीक है। और थ्योरी में उसमें जो पूछेगा वो तो ईजी है, मेंस वाला है ना। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, तो हमने कहा थे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। आउट ऑफ 8 हैव रिप्रेजेंटेटिव्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस होता है और हैंस इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, मतलब कि ये डिसोल्यूशन इसमें नहीं होता है, लोकसभा में बस होता है। और 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो रिटायर होते हैं हर सेकेंड ईयर में। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। टर्म ऑफ इट्स मेंबर जो होते हैं 6 साल के लिए होता है, मतलब कि राज्यसभा का जो टर्म होता है मेंबर्स का वो 6 साल के लिए होता है, लेकिन वो हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो है इसमें रिटायर होते हैं। और पर्सन्स टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है मस्ट फुलफिल 2 क्राइटेरिया मस्ट फुलफिल होना ही चाहिए। पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो, और सेकंड जो है उनका उम्र जो है 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना हमारे, वो एक्स ऑफिशियो मतलब ऑटोमेटिक चेयर बन जाते हैं, काउंसिल ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो। और ठीक है, व्हेन इसको अपर हाउस ही बोलते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के चेयरमैन बन जाते हैं एक्स ऑफिशियो मतलब ऑटोमेटिक। उसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह, जब सपोज मान लो प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हुई, कुछ हो गया, एब्सेंट हो गए, तो वाइस प्रेसिडेंट जो जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो ही शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। मतलब उनको ना राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं ना उसका सैलरी नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा प्रेसिडेंट का सैलरी। फॉर दिस पीरियड ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा इलेक्ट करते हैं डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम द अमंगस्ट इट्स मेंबर। फिर राज्यसभा जो इलेक्ट करते हैं डिप्टी चेयरमैन, उनके राज्यसभा में जितने मेंबर्स होते हैं उसमें से डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है उतने मेंबर में से। डिप्टी चेयरमैन जो होता है गिव्स हिज, डिप्टी चेयरमैन अगर रिजाइनेशन देगा तो किसको देगा? राइटिंग में चेयरमैन को देगा। है चेयरमैन कौन है अभी? जो कि प्रेसिडेंट होता है चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट होता है चेयरमैन। राज्यसभा जो है, राज्यसभा हैज द पावर है उनके पास टू रिमूव द डिप्टी, राज्यसभा हैज द पावर टू रिमूव डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम हिज पोस्ट। राज्यसभा के पास पावर है कि वो डिप्टी चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज पोस्ट बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। व्हेन द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, जब चेयरमैन का पोस्ट वेकेंट होता है तो डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करते हैं ड्यूटी ऑफ चेयरमैन व्हाइल प्रिसाइडिंग ओवर द राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन जो है कांट, डिप्टी चेयरमैन वोट नहीं कर सकते इन जनरल, ही कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। बस वो कास्टिंग वोट ही एक्सरसाइज करते हैं इन केस ऑफ टाई। व्हेन रिजोल्यूशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस
देखो जब ना एक रिजोल्यूशन होता है ताकि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाए उनके ऑफिस से, और वो अंडर कंसिडरेशन है, मतलब प्रोसेस में है, ही विल नॉट प्रेस्ता, वो चेयरमैन की तरह प्रिसाइड नहीं करेंगे, मतलब चेयरमैन की तरह एक्ट नहीं करेंगे। व्हेन अ रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन, जब डिप्टी चेयरमैन के लिए रिजोल्यूशन जब कंसिडरेशन में होगा, मतलब प्रोसेस में होगा, तब वो भी प्रिसाइड नहीं करेंगे एज ए डिप्टी चेयरमैन। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा है वो प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन होता है। फॉर कोरम जो है देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ कोरम क्या होता है, 1/10 का मेंबर का प्रेजेंस होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के राज्यसभा के हिसाब से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू जो मेड प्रोविजन दैट एनी पर्सन जो कंटेस्ट करते हैं फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम राज्यसभा, फॉर राज्यसभा के लिए, वो ही इज ए रेसिडेंट ऑफ एनी अदर स्टेट। इफ ही इज ए रेसिडेंट ऑफ एनी अदर स्टेट, तो फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनोमिनेट करता है लोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट फॉर सीट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। आर्टिकल 249 कहता है कि इफ राज्यसभा पास करती है रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, तो पार्लियामेंट कैन मेक, अगर देखो राज्यसभा जो है वो रिजोल्यूशन पास करती है 2/3 मेजोरिटी से, तो पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट के लिए। बेसिकली स्टेट लिस्ट में सेंटर जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है लॉ नहीं बना सकती, लेकिन अगर रिजोल्यूशन राज्यसभा पास करता है आर्टिकल 249 के अंदर, तो पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। इट इज वैलिड जो होगा वो 1 साल के लिए होगा, बट इट इज एक्सटेंडेड बाय पासिंग रिजोल्यूशन के द्वारा, पास करते करते इसको बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 250 जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट कर सके विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो है स्टेट लिस्ट में। ये आर्टिकल 250 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि कोई भी स्टेट लिस्ट के लेजिस्लेट कर सकता है। और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन, बट 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी जो है वो ऑपरेट होगा ऑटोमेटिकली गेट एक्सपायर, मतलब बेसिकली जो ऑपरेशन इमरजेंसी जो लगेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा 6 मंथ्स बाद। आर्टिकल 252 कहते हैं पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट कर सकता है 2 और मोर स्टेट्स का एक साथ बाय कंसेंट एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट, मतलब बेसिकली 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकता है ना। उसको आर्टिकल 253 जो है हमारा बात करता है पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल। आर्टिकल 253 जो है बात करता है पार्लियामेंट हैज अ पावर है उनके पास टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि कोई भी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन नेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कन्वेंशंस विद एनी अदर कंट्री और एनी डिसीजंस मेड एट एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये सिंपल सा था, इसको बहुत ही कम टाइम में हमने कवर किया। आई होप आपको समझ आएगा, थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज जरूर चेकआउट करना। सो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।